नमस्कार, आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। वोट चोरी के मुद्दे पर लंबी होगी लड़ाई। सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर बोले रोहित पवार का वो आरएसएस का क्लोज। भारत निर्वाचन आयोग का अखिलेश यादव ने बताया झूठा, मोबाइल में दिखाया सबूत का प्रिंट करा कर लाऊं। सम्राट चौधरी का राहुल और लालू पर तंज, कहा चोर चोर मौसेरे भाई, एक ने देश को बर्बाद किया, दूसरे ने बिहार को। पुतिन संग मिलकर ट्रंप ने यूक्रेन को दिया धोखा, जेलेंस्की से मुलाकात से ठीक पहले दिया अल्टीमेटम। वहीं अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर चल रही लड़ाई और बढ़ने वाली। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसको लेकर मीटिंग में चर्चा भी हुई है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के नेता आज शाम को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। फुटेज जो है वो इसलिए नहीं दी जाती थी क्योंकि जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनकी प्राइवेसी में दखल पड़ेगा। देखिए, कल चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, जिनको मैं ज्ञानेश कुमार कहूंगा, वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हुए हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश को ये पता चल गया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और घपला घोटाला किया है। इसीलिए उसको छिपाने के लिए झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन बातें उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनसे जो सवाल किए गए थे उसका तो जवाब दिया नहीं। 65 लाख वोट आपने काट दिए। आप कह रहे हैं कि 22 लाख लोग पिछले 20 साल में मरे हैं, इसलिए हमने उनके नाम काटे। बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं, इसलिए हमने उसके नाम काटे। तो आप वो सारा डेटा डालिए ना, ऑनलाइन कीजिए, लोग सर्च करके देख सके कि जिंदा हैं कि मर गए, लोग ये जान सके कि उनका वोट किस आधार पर काटा गया है। उसको आप छिपाते रहे और उसको सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ी। ये कितने शर्म की बात है। आप एसआईआर लेके आ रहे हैं बिहार में, और बिहार के अंदर एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, और आप चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर सारे कागज लोग दिखा दें, 8 करोड़ लोग। क्या ये संभव है? क्या ये व्यवहारिक है? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र वहां बन रहा है, ट्रंप का वोट वहां बन रहा है, मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा रहा है, जिंदे लोगों को मारा जा रहा है, लोगों का बीएलओ घरों में बैठ के फॉर्म भर दे रहे हैं फर्जी साइन करके। इसके वीडियो सामने आए। कोई एक्शन लिया चुनाव आयोग ने? कोई कार्रवाई की? किसी बात पे जवाब दिया? कहते हैं शिकायत आप शपथ पत्र के साथ दीजिए। हमने तो दिल्ली में शिकायत दिया, लिख के दिया, मिल के दिया, बताया कि भाई केंद्रीय मंत्रियों के घर में 33 वोट बने हैं, 22 वोट बने हैं, 15 वोट बने हैं, तो आप इस पे कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 42,000 वोट अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव शुरू होने से पहले काट दिए गए थे, कोई कार्रवाई नहीं की। सारी चीजों की हमने सूचना दी। 14 विधानसभाओं में हजारों वोट काटने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एप्लीकेशन दी थी। किस आधार पर दी थी? कोई कार्रवाई नहीं। वहीं एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इसके ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि वो लगातार राजनीतिक पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए किस तरह से देखते हैं उनके नाम? नहीं, सीपी राधाकृष्णन जी का जो नाम आ रहा है तो उससे यही पता चल रहा है वो आरएसएस और बीजेपी के बहुत क्लोज है, और महाराष्ट्र में उनको जानबूझ के भेजा गया था कि महाराष्ट्र में जो गड़बड़ हो रही थी या होने वाली थी उसको रुकाने के लिए या कंट्रोल लाने के लिए उनको यहाँ पे भेजा था, ऐसे हम कह सकते हैं। अभी उनको उपराष्ट्रपति वहां पे बनाया जा रहा है, उनका अभिनंदन हम सब करते हैं, लेकिन धनखड़ साहब का क्या हुआ वो भी उन्होंने देखना चाहिए। क्योंकि धनखड़ साहब ने क्या किया था, तो उन्होंने जो विरोधी पक्ष है उनका एक प्रस्ताव आया था, सरकार को न पूछते उन्होंने वो सरकार स्वीकारा था। अगर आप देखो तो जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो सबके होते हैं, विरोधी पक्ष के भी होते हैं या सत्ताधारी के भी होते हैं। लेकिन जो सत्ताधारी है उनको ऐसे लगता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उनकी कठपुतलियां है। अभी ये जो नए सीपी राधाकृष्णन जी है वो अभी उनको वहां पे उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, तो शायद बीजेपी को ऐसे लग रहा है कि वो उनका सुनेंगे, ऐसे हो भी सकता है। लेकिन जब धनखड़ साहब बाहर आएंगे, अभी वो कहाँ पे वो देखने की जरूरत है। जब बाहर आएंगे तब वो क्या स्टेटमेंट देते हैं वो भी देखने की जरूरत है। संजय सिरसाट जी का। वहीं आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बारिश से हालात बेहाल हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट का मतलब है कि आने वाले समय में गंभीर या अत्यधिक खतरनाक
मौसम की स्थिति बन सकती है। रेड अलर्ट में लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए। मैं स्वयं आज मुंबई महानगर पालिका के डिजास्टर मैनेजमेंट कक्ष में स्वयं यहाँ आया हूँ। माननीय आयुक्त गगरानी साहब, सभी एडिशनल कमिश्नर, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रमुख, इन सबके साथ पूरी ब्यौरा और जानकारी ली है। एक बैठक भी हमने अभी यहाँ पर की और पूरी घटनाओं का ब्यौरा लेकर जो चीज़ें ध्यान में आई है उसमें कुछ सूचनाएं भी हमने वहाँ पर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुंबई में माननीय आयुक्त जी से चर्चा करके सुबह के समय पर जो स्कूल में बच्चे हमारे गए हैं वो सही सलामत घर वापसी उनका हो, इसके लिए सभी यंत्रणाओं को, पुलिस हो, बीएमसी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, बीएसटी हो, रेलवे हो, उनको सूचना दी गई है। दोपहर के सत्र के स्कूल और कॉलेज इनको अभी छुट्टी जाहिर की है। उसी के साथ साथ रेलवे, सबर्बन रेलवे थोड़ी देरी से चल रही है लेकिन बंद हुई है, इस प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन उसके बारे में भी रेलवे की जो यानी वाहतूक है वो सुखरूप चले, इस प्रकार की से जो भी चीज़ें आवश्यक करनी चाहिए उसकी सूचनाएं दी है। दादर टर्मिनल्स हो, सीएसटी टर्मिनल्स हो, कुर्ला हो, सायन हो, ऐसे टर्मिनल्स में प्रवासियों की संख्या अगर बढ़ती है देरी से अगर रेलवे चलने के कारण, तो उनको अल्टरनेटिव बीएसटी भी व्यवस्था बसेस की दी जाए, इस प्रकार की सूचनाएं और उसके कार्य में भी अपने लोग लग चुके हैं। गांधी मार्केट हो, सायन हो, कई जगह पर हिंद माता हो, अंधेरी सबवे हो, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, वहाँ के पंप्स जो है एक्टिवेट है, उसको और एक्टिवेट करके उसका भी जो पानी कम समुद्र की तरफ चला जाए और पानी कम हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्थाओं की सूचना दी है। उसके लिए भी लोग काम पर लग चुके हैं। मुंबई के जो आउटफॉल और पंपिंग स्टेशन है उसको भी एक्टिवेट तो है ही, वहाँ पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट कोई और व्यवस्था करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के लिए लाए गए बारूद सुरंग में विस्फोट होने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई तथा अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने आज ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड के दल को माओवादी विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान सुबह बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से पुलिसकर्मी दिनेश नाग की मौत हो गई तथा 3 अन्य जवान घायल हो गए हैं। जो जवान हमारे शहीद हुए हैं मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है, अंतिम चरण में है। बौखलाहट में इस प्रकार की वो हरकत कर रहे हैं, पर किसी भी कीमत पर हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। बस्तर को नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है उसे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि पिछले 2.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की जरूरत पड़ी। पीएम मोदी को सबसे पहले देश को ये बताना चाहिए। दूसरा, उपराष्ट्रपति के निवासन स्थान पर एक अनुष्ठान किया जाना चाहिए। जगदीप धनखड़ वहां रहने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। लोग अब नई संसद के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। इन दोनों जगहों की वस्तुओं के अनुसार जांच होनी चाहिए और गृह शांति के लिए अनुष्ठान किया जाना चाहिए। मुझे तो चिंता दूसरी है। 2.5 साल पहले पश्चिम बंगाल के श्री राज्यपाल योग्य अधिवक्ता, जिनकी मोदी जी ने बड़ी तारीफ की थी, धनखड़ जी को चुना गया था। ये 2.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रपति पद के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जरूरत पड़ गई? मोदी जी पहले देश को ये बताएं। दूसरा, जरा उस आवास का, यही है वाइस प्रेसिडेंट प्रेमाइसेस परिसर की पूजा पाठ करा लें। वो पहले उपराष्ट्रपति थे जो वहां गए थे और वहां जाने के बाद वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। लोग अब इस संसद के बारे में भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जो है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे तो इन दोनों का वास्तु विशेषज्ञ दिखवा लें और कोई कायदे के पंडित जी वगैरह को बुला के गृह शांति करा लें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जब ममता जी विधानसभा चुनाव हार गई थी तब चुनाव आयोग सीधे सीओ से बात कर रहा था, पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था। अनुराग ठाकुर ने कन्नौज के बारे में
भी कुछ कहा था, लेकिन अगर पहले अनुराग ठाकुर जोड़ दिया जाए तो मतलब बदल जाता है। हमारी मांग बस इतनी है कि जाति के आधार पर बीएलओ की नियुक्ति ना करें, जाति के आधार पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति ना करें। हालांकि वो अनुराग ठाकुर जी कुछ प्रेस कर रहे थे वो, और उन्होंने कुछ कन्नौज को लेकर के भी कहा। हालांकि हमारे अगर ठाकुर पहले लगा दें, ठाकुर अनुराग कर दें या अनुराग ठाकुर कर दें तो मतलब बदल जाता है। अगर हम यूपी में कहें कि ये ठाकुर अनुराग हैं या कहें अनुराग ठाकुर, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर डिलीट हुए हैं वोट समाजवादी पार्टी की वजह से, तो फर्जी वोट डिलीट हुए। विधायक बीजेपी की छिबरामऊ के उनके अपने बूथ पर बहुत फर्जी वोट थे, 200 से ज्यादा हमने डिलीट कराए हैं फर्जी वोटों को। एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको, और इसलिए मैं आपको रिसिप्ट दे रहा हूं, होमवर्क आप भी करिए। अभी मैं लौट के दोबारा आ रहा हूं, फिर आपको बहुत प्रिंट आउट दूंगा, विद एफिडेविट दूंगा। हमारी मांग केवल इतनी है, हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबसे कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए का अधिकारी हो तो बता देना आप। आपसे मैं कह रहा हूं ना, सूची लाइए आप इलेक्शन कमीशन की मानो या हमारी मानो, या आप खोजी पत्रकार बन जाओ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप खोजी पत्रकार बने तो बड़े पत्रकार बन जाएंगे। मैं इतना ही मदद आपकी कर सकता हूं। अगर हमारा कहना मानो और अगर आप खोजी पत्रकार बन जाए तो शायद आपका सम्मान भी बढ़ेगा, और इतनी मैं मदद कर सकता हूँ कि आप बड़े पत्रकार बन जाएंगे। आपको लगता है आपको अपील करनी चाहिए थी, कंप्लेन करनी चाहिए थी? बीएलएस आप लोगों के पास भी होते हैं, अगर कहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर हमारे पास बीएलए नहीं होते तो हम वोट नहीं कटवा पाते जो फर्जी बीजेपी के वोट बने, क्योंकि हमारा वर्कर जो बूथ लेवल पे था वो मेहनत कर रहा था, वोटर लिस्ट से वो निकाल रहा था, और उसने एक विधायक छिबरामऊ के उसके अपने बूथ पर 200 से ज्यादा वोट डिलीट कराए जो फर्जी थे। तो अगर एक विधायक के अंडर इतना फर्जी वोट है तो कितनों पे होगा फर्जी वोट? अब बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं हम पर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज भारत निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठा करार दिया है। कन्नौज सांसद यादव का ये बयान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा वोट चोरी और अन्य अनियमितताओं के विपक्ष के आरोपों को गलत बताए जाने के बाद आया है। यूपी के पूर्व सीएम ने मोबाइल दिखाते हुए कहा कि मैं स्क्रिप्ट लेना चाहता हूँ, ये रिसिप्ट है, मैं अभी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको जो रिसिप्ट्स हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत करके आएंगे, क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है। सर इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है। पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूं। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि मान लीजिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की बात न मानी तो चुनाव आयोग क्या कर लेगा। राहुल गांधी और चुनाव आयोग एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जो मामले सामने रखे हैं उस पर बिंदुवार जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। जवाब देने के बजाय आप कह रहे हैं कि माफी मांगो। अच्छा, मान लीजिए कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की बात न मानी तो इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? भाई
राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जो मामले सामने रखे हैं देश के, उस पर इलेक्शन कमीशन बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। वो चाहे फेक एड्रेस का हो, नए वोटर एडिशन का मामला हो, बजाय इसके कि उस पर जवाब दें आप राहुल गांधी को कह रहे हैं माफ़ी मांगो, ओथ के अंडर दो, ये करो वो करो। भाई एक बार को हटाइए, राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा, पब्लिक डोमेन में तो ये जानकारी है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन को स्वेच्छा से ही ये कहना चाहिए था कि भाई ये मुद्दे संज्ञान में लाए गए हैं, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करके हम ये बिंदुवार उसका उत्तर दे रहे हैं। बजाय उसके इसको राहुल गांधी वर्सेज इलेक्शन कमीशन वर्सेज राहुल गांधी बनाने का कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि जो आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। भाई बेबुनियाद है, पहले बताओ तो कैसे। ठीक है, मान लिया इलेक्शन कमीशन कह रही है कि ये बेबुनियाद है, तो कैसे बताइए। तो राहुल गांधी ने अपने प्रेस वार्ता में बताया कि कई होम एड्रेस जो है वो जीरो, उसके सामने जीरो लिखा है। तो ये सामान्य कई लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई बिहार में, देश में कई घरों के जब एड्रेस हाउस नंबर नहीं होता है वहाँ पर एंट्री के लिए आपने जीरो डाल दिया, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसे बीसियों बात और राहुल गांधी ने बताया है, उसको क्यों नहीं बता रहे हो आप? उस पर जवाब तो दो। सीसीटीवी फुटेज के बारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि आपको केवल हंगामा करना है, आपको न्याय व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करना है। आज वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। यही वो आयोग है जिसके नेतृत्व में चुनाव हुए और कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र और राज्य में सत्ता में रही, जबकि हकीकत यह है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आप शिकायत करने क्यों गए? झारखंड में आप जीते तो इस पर कोई सवाल नहीं, और अगर इतनी शिकायत है तो ये दोनों बिहार में दौरे गए हैं। अगर इतनी धांधली हो रही है तो कम से कम एक बार आधिकारिक अपील तो दर्ज करें, कम से कम आपत्ति तो दर्ज करें। सिर्फ हंगामा आपको खड़ा करना है, एक अविश्वास का माहौल खड़ा करना है, अराजकता का माहौल आपको खड़ा करना है। भाई आप संवैधानिक संस्थाओं पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, न्यायिक प्रणाली पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों पे आप भरोसा नहीं कीजिएगा। इन्होंने हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था जिन्होंने देश हित में फैसले लेने का काम किया, देश हित में उन्होंने निर्णय लिए, उन्होंने प्रक्रियाएं शुरू कराई, इन्होंने हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था को नकारने का काम किया। आज जिस उपराष्ट्रपति को लेकर इनके दिल दर्द जो इनके दिल में उठता है, ये वही हैं जिनके यहीं मकर द्वार पे, जिनका मजाक ये लोग उड़ाते थे, जिनकी मिमिक्री ये लोग करने का काम करते थे। आज चुनाव आयोग के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वही चुनाव आयोग है जिनके नेतृत्व में चुनाव हुए हैं और कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, केंद्र में हो, राज्यों में हो। भाई जिस दिन आप पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप अपना कर रहे थे और आप कर्नाटका का जिक्र कर रहे थे, अगर आपको याद ना हो तो कर्नाटका में आप ही की सरकार है, और जिनकी धांधली आप दिखा रहे थे, इन्हीं वोटरों ने चुन के आपकी सरकार को वहां पे बनाया। आप अपनी भी सरकार के ऊपर आप सवाल खड़ा कर देते हैं। हकीकत है चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आप क्यों गए थे इनके पास शिकायत करने? आप ही गए थे ना लोकसभा के बाद। महाराष्ट्र तो अभी तक आप लोग हम लोग को सुनाते हैं कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से हम लोग चुनाव जीते हैं, जबकि उसी समय झारखंड में चुनाव होता है, वो आप लोग जीत जाते हैं तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठता है। और अगर इतनी ही शिकायत है, बिहार में यात्रा पे निकले हैं ये दोनों लोग, अगर ये दो लोग, अगर इतनी ही चिंता है और अगर इतनी ही धांधली हुई और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहां पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक यात्रा शुरू हुई जिसमें चोर मौसेरे भाई हैं। एक भाई ने देश को बर्बाद किया, दूसरे भाई ने बिहार को। व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो, जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही व्यक्ति चोरी की बात करे। जिस व्यक्ति ने बिहार का चारा चोराया हो, जिस व्यक्ति ने हलकतरा पिया हो, जिस व्यक्ति ने रेलवे के जमीन लिया हो, उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चोरी करके ये लोग सीना जोरी वाले लोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज पटना एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश के बेटे सुबह सुबह पटना से दिल्ली रवाना हुए। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले निशांत ने सीएम नीतीश की
सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। निशांत ने सीएम नीतीश द्वारा हाल के दिनों में की गई घोषणाओं को भी दोहराया है। इलेक्शन कमीशन देखेगी क्या हो रहा है, लेकिन कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि जिस तरह से ये लोग दोष लगा रहे हैं, अगर साबित नहीं गए तो राहुल गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन देखेगी इस मामले को। खड़गे जी भी कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को सुनना है तो सुने, नहीं तो ये करें। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो बेहतर देखेगी क्या करना है। सर, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से रोजगार की बात की है 50 जी, पहले हमने 50 लाख का वादा किया था रोजगार, अब 1 करोड़ देने का निश्चय किया है हमने। सरकारी नौकरी भी, रोजगार भी। फिर हमने जाति जनगणना कराई, फिर 94 लाख गरीब परिवारों को हम लोग 2 लाख का मदद देंगे। फिर कुछ दिन पहले वृद्धा और विधवा और विकलांग के लिए हमने 400 पेंशन की राशि 400 से 1100 कर दी। फिर बिजली 125 यूनिट कम कर दी, जो कि करीबन 90% लोग अब बिजली मुफ्त हो जाएगा। फिर हमने एक युवा आयोग का गठन किया, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर रहने में और रोजगार का हम अवसर दे सकेंगे उसमें। फिर हमने सफाई कर्मचारी आयोग बनाया, फिर वृक्षारोपण हो रहा है। फिर हमने मानदेय बढ़ाया, रसोइयों का मानदेय बढ़ाया, शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। फिर हमने जेपी सेनानियों का मानदेय बढ़ाया। और तो हम विकास 20 साल से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, 25 से 30 नीतीश कुमार ही रहेंगे। जी जी बिल्कुल। तो तेजस्वी जी कहते हैं कि कॉपी करते हैं, नकलची सरकार है, नकल करती है हमारी। नहीं, ऐसा क्या है, सब पिताजी 20 साल से जो कर रहे हैं वो नकल ही कर रहे हैं। 2005 से ही लगे हैं। कोई भी सेक्टर देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पथ है, जल जीवन है, सब हर सेक्टर में कर रहे हैं। तो इतना देर से नकल तो थोड़ी है, पिछले 20 साल से। क्या इस बार स्वास्थ्य को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ एक बार फिर अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। यह अभ्यर्थी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को बिहार पब्लिक संविदा कमीशन बता रहे हैं। बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में धांधली की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि फ्रेशर्स की मेहनत पर आयोग और आरसीडी पानी फेर रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हर वैकेंसी पर संविदा कर्मी को प्राथमिकता दी जा रही है। एक संविदा कर्मी का रिजल्ट 4 विभागों में हो रहा है और हम फ्रेशर्स रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। आज पटना में विश्वरैया भवन के बाहर सैकड़ों की संख्या में असिस्टेंट इंजीनियर अभ्यर्थी एकत्रित हुए, जहां सरकार और आयोग के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। इस अभ्यर्थियों का कहना है कि असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली में संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम फ्रेशर्स की मेहनत और रिजल्ट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों ने कहा कि एक संविदा कर्मी को 1 साल के अनुभव के तहत 5 नंबर दिया जाना था। इस पैटर्न के तहत सभी संविदा कर्मी को 5 साल में 25 नंबर को वेटेज देने की बात कही गई थी, लेकिन 25 नंबर की जगह 25% का वेटेज दिया जा रहा है और यही कारण है कि 400 नंबर की परीक्षा में इन संविदा कर्मियों को 133 नंबर दिए जा रहे हैं और इनका चयन कर लिया जा रहा है। देश भर में कांग्रेस और विपक्षी दल चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने मध्य प्रदेश के रीवा में वोट चोरी को लेकर बयान दिया है। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अच्छा, वोटर लिस्ट के धांधली के रीवा से बड़ा कोई उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट, श्रीनिवास तिवारी के राज्य में एक कमरा में 1000 वोट महिमा निकले थे 11 वोट। हम मंच जांच करने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसको लेकर कई देशों में हलचल मची हुई है। जंग रोकने के लिए विश्व के कई दिग्गज नेताओं ने प्रयास किया, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दखल दी। ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आज मीटिंग करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन को झटका दे दिया है। ट्रंप की पहल से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करना चाहता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। अमेरिका हमेशा की तरह यहाँ भी दोहरी रणनीति अपना रहा है। उसने पहले यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए हथियार दिए थे और अब कह रहा है कि युद्ध शांत करवाने के लिए शर्तें माननी होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें माननी होंगी। उन्हें क्रीमिया को छोड़ना होगा और इसके साथ ही यूक्रेन नाटो में शामिल
नहीं होगा। क्रीमिया को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन फिलहाल इस पर रूस का ही कब्जा है। उसने 2014 में क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है। पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में मीटिंग हुई थी। इस मुलाकात के दौरान यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर करीब 3 घंटे तक बातचीत चली। इसके बाद दोनों नेताओं ने महज 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसी बड़े सवाल का जवाब नहीं दिया गया। ट्रंप ने इतना जरूर कहा कि ये मीटिंग सकारात्मक रही। हमने कई मुद्दों पर सहमति जताई, लेकिन किसी तरह की डील नहीं हुई है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।